दूसरा विश्व युद्ध, इंसानी इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। ये बस यूं ही शुरू नहीं हो गया। ये तो असल में घटनाओं की एक पूरी चेन थी। जैसे एक डोमिनो गिरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और बस देखते ही देखते पूरी की पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। तो चलिए आज इसी कहानी को जरा परत दर परत खोलकर देखते हैं। असल में बात ये थी कि कोई एक चिंगारी थी ही नहीं, कई सारी चिंगारियां थीं। और जब वो सब एक साथ मिली तो एक ऐसी आग भड़की जिसने सब कुछ जला दिया। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे? वो कौन सा पहला डोमिनो था जो गिरा? कहाँ से शुरू हुई इस महाविनाश की कहानी? और देखिए, हैरानी की बात यह है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी जंग के मैदान से नहीं होती, बल्कि एक शांति समझौते से होती है। हाँ, एक पीस ट्रीटी, एक ऐसी संधि जो कहने को तो शांति लाने के लिए थी, पर असल में उसी ने अगले और ज्यादा बड़े और ज्यादा भयानक महायुद्ध के बीज बो दिए थे। ये संधि थी 1919 की ट्रीटी ऑफ वर्साई। इसे बनाया तो गया था पहले विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए, लेकिन इसमें एक क्लॉज था, आर्टिकल 231, जिसे वॉर गिल्ट क्लॉज भी कहा जाता है। और इसने सारा का सारा इल्जाम, पूरी की पूरी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाल दी। मतलब सोचिए जरा, एक पूरे देश को ही गुनहगार ठहरा दिया गया। और बस यही अपमान, यही गुस्सा आगे चलकर एक भयानक आग बन गया। और बात सिर्फ अपमान पर ही खत्म नहीं हुई। जर्मनी पर 33 अरब डॉलर का एक जबरदस्त जुर्माना भी लगाया गया। आज के हिसाब से ये रकम करीब करीब 270 अरब डॉलर बनती है। और ये बोझ इतना बड़ा था, इतना बड़ा कि जर्मनी को इसकी आखिरी किस्त चुकाने में साल 2010 आ गया। इस जुर्माने का असर ये हुआ कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। महंगाई, जिसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, वो ऐसे आसमान छू रही थी कि यकीन करना मुश्किल है। एक मिसाल देखिए, 1922 में बर्लिन में एक ब्रेड की कीमत थी 160 मार्क्स। सिर्फ एक साल बाद 1923 में उसी एक ब्रेड के लिए लोगों को 200 अरब मार्क्स देने पड़ रहे थे। सोचिए क्या हाल हुआ होगा लोगों का। देश की अर्थव्यवस्था तो जैसे खत्म ही हो चुकी थी। अब देखिए, जब देश में इतनी मायूसी हो, इतना गुस्सा हो, तो कोई ना कोई तो इसका फायदा उठाने आता ही है। और यही वो मौका था एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी के लिए। हिटलर ने लोगों के इसी गुस्से को, इसी हताशा को अपनी ताकत बना लिया और एक ही वादा किया, मैं जर्मनी को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाऊंगा। तो हिटलर सत्ता में आ गया। अब सवाल ये था कि वो इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेगा। उसने एक एक करके उन सभी संधियों को तोड़ना शुरू कर दिया जो जर्मनी को कमजोर बनाती थीं। वो बस दुनिया की हदें आजमा रहा था। ये देख रहा था कि उसे कौन कहाँ तक रोक पाता है। और ये जो पैटर्न था वो बिल्कुल साफ था। 1935 में हिटलर ने खुलेआम अपनी एयरफोर्स बना ली, जो कि संधि के खिलाफ था। फिर 1938 में बिना एक भी गोली चलाए उसने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। उसी साल म्यूनिख समझौते में उसे चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा भी दे दिया गया, ये सोचकर कि शायद अब वो रुक जाएगा। लेकिन कुछ ही महीनों में उसने अपना वादा तोड़ा और पूरे चेकोस्लोवाकिया पर ही हमला बोल दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें बस चुपचाप देखती रहीं। इतना ही नहीं, म्यूनिख समझौते के बाद तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन ने बड़े गर्व से ऐलान किया कि मैंने यूरोप के लिए शांति हासिल कर ली है। उन्हें लगा कि उन्होंने हिटलर को शांत कर दिया है, पर असल में उन्होंने हिटलर को एक सीधा साधा संदेश दे दिया था कि वो जो चाहे कर सकता है, उसे कोई नहीं रोकेगा। और ये इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और फिर वो दिन आया जब आखिरी डोमिनो भी गिर गया। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। बस ये वो लाइन थी जिसे पार करने के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार ब्रिटेन और फ्रांस को जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान करना ही पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध की ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन एक और सवाल था, आखिर जर्मनी इतनी तेजी से एक के बाद एक देश जीत कैसे रहा था? खैर, इसका जवाब छिपा था उनकी एक नई और बेहद खतरनाक युद्ध रणनीति में। इस रणनीति का नाम था ब्लिट्जक्रीग। जर्मन भाषा में इसका मतलब है लाइटनिंग वॉर, यानी बिजली की रफ्तार से किया जाने वाला युद्ध। इसका फंडा बहुत सिंपल था, दुश्मन पर इतनी तेजी और इतने जोर से हमला करो कि उसे संभलने का, या सच कहूं तो सोचने तक का मौका ही ना मिले। अब देखिए ये काम कैसे करता था। सबसे पहले तेज तर्रार पैंजर टैंक्स की टुकड़ियां दुश्मन के डिफेंस को चीर कर अंदर घुस जाती थी।
ठीक उसी वक्त ऊपर से जर्मन एयरफोर्स, जिसे लुफ्टवाफे कहते थे, वो बम बरसाकर दहशत फैला देती थी। और फिर उनके पीछे पीछे आती थी मोटर पर सवार इन्फेंट्री, जो दुश्मन को चारों तरफ से घेर कर कहानी खत्म कर देती थी। लेकिन इतनी जबरदस्त रफ्तार, इतनी ताकत, ये आई कहाँ से? इसके पीछे एक बहुत ही चौंकाने वाला सीक्रेट था। असल में जर्मन सैनिकों को एक खास दवा दी जाती थी। इसका नाम था पर्विटन। जानते हैं आज हम इसे किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टल मेथ। जी हाँ, ये दवा सैनिकों को कई कई दिनों तक बिना सोए, बिना खाए, बिना थके लड़ने की ताकत देती थी। एक तरह की सुपर ह्यूमन ताकत। तो अब जर्मनी के पास लाइटनिंग वॉर की रणनीति थी और उसे अंजाम देने के लिए ड्रग्स पर चल रही एक सेना। इसके साथ जर्मनी ने पश्चिमी यूरोप पर ऐसा हमला बोला कि सच में पूरी दुनिया देखती रह गई। और इस हमले का सबसे बड़ा शिकार बना फ्रांस, जो उस वक्त दुनिया की एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर माना जाता था। 1940 की बसंत में तो डोमिनोज एक के बाद एक बहुत तेजी से गिरे। 9 अप्रैल को डेनमार्क और नॉर्वे पर कब्जा हो गया। 10 मई को जर्मनी ने फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स सब पर एक साथ हमला कर दिया। डनकर्क के बीच पर फंसे करीब 3.5 लाख सैनिकों को किसी तरह एक चमत्कारी ऑपरेशन में बचाया तो गया, लेकिन तबाही रोकी नहीं जा सकी। सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर 22 जून को फ्रांस ने सरेंडर कर दिया। और बस 1940 की गर्मियों तक यूरोप का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, फ्रांस, ये सब नाजी जर्मनी के कंट्रोल में थे। अब हिटलर को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी ताकत बची थी, ब्रिटेन। ऐसे मुश्किल और सच कहूं तो बिल्कुल नाउमीदी भरे माहौल में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपने लोगों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे, लेकिन सरेंडर कभी नहीं करेंगे। तो यहीं आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक तरफ अमेरिका था, जो अभी भी जंग से बाहर था, दूसरी तरफ पूरा का पूरा यूरोप, जो हिटलर के कदमों में था। ऐसे में एक अकेला देश, ब्रिटेन, क्या सच में इस तूफान के सामने टिक सकता था?